जिक्र किया, दिल्ली दंगों का जिक्र किया, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भले ही कन्हैया कुमार की अब तक जो मौजूदगी है वो साबित नहीं हो पाई है, कभी कोई कह सकते हैं मामला उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी के तमाम लोग जो हैं खासकर। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मनोज तिवारी को दोबारा मौका भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई। कितने बयान मनोज तिवारी ने दिए, कितने बयानों के चलते वो विवादों में घिरे, उनके बयानों से जाहिर होता हुआ नजर आया कि वो राजनीति हैं। और उनके राजनीतिक डेब्यू की बात की जाए तो बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो कि नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनाव 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान जो बीते शुक्रवार शुरू हो गया पहले चरण से, जहां 21 राज्यों की 102 सीटों पर जनता ने अपना मत डाला। अब बाकी है देश की 441 सीटें और होगा उन पर मतदान शेष 6 चरणों में। बात की जाए अगर देश की राजधानी दिल्ली की तो वहां 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को चुनाव है और उन 7 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट, जहां से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ही एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो सामने इंडिया गठबंधन से आए हैं कन्हैया कुमार। छात्र राजनीति से नाम उठा, यहां पर कांग्रेस छात्र संगठन NSUI के भी अध्यक्ष रहे और जिस तरीके से 2019 में CPI की टिकट पर बेगूसराय अपने गृह जिले से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। 4 लाख से भी ज्यादा वोटों का अंतर था और सामने तो इस वक्त गिरिराज सिंह। लिहाजा यहां पर कांग्रेस का रुख किया 2020 में और फिर कांग्रेस ने विचार बनाया और उस विचार को अमली जामा पहनाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन का अपना उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो कन्हैया कुमार को लेकर अब उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में अपने सभी सहयोगी से लेंगे। सबसे पहले अमन जी से जानेंगे। अमन जी, कन्हैया कुमार, चर्चा लंबे वक्त से थी कि दिल्ली से आ सकते हैं, अब उन्हें टिकट दिया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लेकिन अब कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा यह है कि 2020 में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी और मार्च के महीने में, उसको दंगे को यहां पर याद दिला करके, दंगों को केंद्र में ला करके बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकते हैं। कन्हैया कुमार पर जो आरोप लगा था, यहाँ JNU कांड जो कन्हैया कुमार का हुआ था, इन तमाम चीजों को मिला करके कन्हैया कुमार को बैकफुट पर धकेल सकते हैं और कांग्रेस को झटका लग सकता है। क्या वाकई में ये चीज होगी? देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर तमाम सारे सवाल तो हैं ही जो लगातार कह सकते हैं कि चर्चाओं में बने हुए हैं, साथ ही उनको लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में ही कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर अब कलह मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें संदीप दीक्षित से खासतौर पर कन्हैया कुमार के साथ में बहस होने की खबर सामने है कि वो नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार को इस सीट से खड़ा किया जाए। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो कन्हैया कुमार के इस तरह से चुनाव में उतारे जाने से खफा नजर आ रहे हैं दिल्ली में। तो ऐसे में आप कह सकते हैं, जाहिर बात है कि कांग्रेस को दूसरों से तो बाद में लड़ना है, पहले अंदर की जो लड़ाई है उसको खत्म करना, और वो खत्म होना उतना आसान नजर नहीं आता। हालांकि ये कहना है कि जीत या हार का मामला अभी बहुत दूर है, उससे पहले कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं उनको मनाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो कन्हैया कुमार के ऊपर आन पड़ी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं अधर में पड़ती हुई नजर आएगी। साथ में कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। आपने JNU का जिक्र किया, दिल्ली दंगों का जिक्र किया, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भले ही कन्हैया कुमार की अब तक जो मौजूदगी है वो साबित नहीं हो पाई है, कभी कोई कह सकते मामला उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी के तमाम लोग जो हैं, खासकर मनोज तिवारी, उनको लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम सारी बातें अभी से कहते हुए दिखाई पड़ते हैं जो काफ़ी समय से लोगों के बीच में चलती चली आ रही हैं। तो ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली में जीत दर्ज करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बेगूसराय से जब वो चुनाव में उतरे थे तब भी ऐसा लगा था, जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है, जितना लोग पसंद करते हैं, लेकिन उस तादाद में उनको वोट नहीं आए। तो ऐसे में दिल्ली में तो माहौल उनके खिलाफ पहले से ही कहीं ना कहीं नजर आता है। तो क्या वाकई दिल्ली में उनको उतारना कांग्रेस पार्टी का एक सही फैसला होगा, और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी से दिखाई पड़ रहा है कि आपस के अंदर खाने में जो कह सकते हैं अंतर कलह दिखाई पड़ती है, क्या वो ख़त्म होने वाली है? क्योंकि कई बड़े नेता जो हैं वो कन्हैया कुमार की इस तरह से कह सकते हैं चुनाव में उतारे जाने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि आपस में जो लगातार बागी सुर उभर रहे हैं उन्हें कैसे ख़त्म करती है, और साथ में कन्हैया कुमार के लिए क्या वाकई दिल्ली में माहौल बन पाता है? ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए होगी।
कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती होंगी, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे जेएनयू में लगे थे। जिन नारों में शामिल होने का आरोप कन्हैया कुमार पर लगा, साबित हालांकि कुछ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बात फिर यही आती है कि 2019 में चुनाव जरूर लड़ा था बेगूसराय से, और हार जो मिली थी वो अंतर लगभग 4.5 लाख वोटों का था। ऐसे में अगर कन्हैया कुमार अब फिर हार जाते हैं तो क्या भविष्य जो राजनीतिक है, राजनीतिक भविष्य पर कहीं संकट के बादल न मंडरा जाए? नाज़मीन से रहेगा सवाल। नाज़मीन, छात्र राजनीति से कन्हैया कुमार सक्रिय हुए, सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी बताई जाती है, अच्छे वक्ता हैं, बयान खूब उनके वायरल होते हैं, सामने आते हैं, लगातार बीजेपी पर हमलावर भी रहते हैं। लेकिन 2019 में चुनावी मैदान में उतरे और हार का अंतर बड़ा ज्यादा देखने को मिला। बेगूसराय से अपने गृह जिले से उतरे और जिस नेता के सामने लड़े वो दिग्गज नेता थे। अब जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए हैं, वहां भी 2 बार के मौजूदा सांसद 2 बार सांसद रहे, 2 बार चुनाव जीतने वाले मनोज तिवारी सामने। अगर यहां भी झटका कन्हैया कुमार को हार के रूप में लगता है तो क्या राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सभी 7 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का बदलाव किया। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मनोज तिवारी को दोबारा मौका भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई। कितने बयान मनोज तिवारी ने दिए, कितने बयानों के चलते वो विवादों में घिरे। उनके बयानों से जाहिर होता हुआ नजर आया कि वो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव जीता है लोकसभा का, लेकिन कामों के मामले में मनोज तिवारी का कोई भी कदम दिल्ली में तो नजर नहीं आया। लेकिन वहीं अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो जो छात्र संघ से उठते हुए नजर आए थे, जेएनयू में विवादित नारों की वजह से कन्हैया कुमार सुर्खियों में रहे। वो कन्हैया कुमार जो जेल की सलाखों के पीछे भी होकर आए हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है, जो यहाँ पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आते हैं। हो सकता तो ये भी था कि अगर बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया जाता तो वो पप्पू यादव की तरह नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते, क्योंकि बेगूसराय से इस बार भी उम्मीद कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तहत लगा रहे थे। लेकिन जब ये सीट उनके खाते में नहीं आई तो कन्हैया कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी के मुकाबले में कन्हैया कुमार का उतरना ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि वो एक युवा चेहरे हैं। मनोज तिवारी चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या कन्हैया कुमार यहाँ पर जीत हासिल करवा पाएंगे? आपको भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को लेकर बात करें तो कन्हैया कुमार कितनी बार भरे मंच से परिवारवाद का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए नजर आए थे। जय शाह पर किस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, स्मृति ईरानी पर किस तरीके से और उनकी बेटी पर किस तरीके से बोलते हुए नजर आए थे, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के समय में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। मुखर नेता हैं, एक बेहद अच्छे वक्ता हैं, साथ ही साथ बीजेपी पर बहुत अच्छे से हमलावर रहते हैं, बहुत तरीके से यहाँ हमला करते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन क्या वे मुद्दे उन्हें चुनावों में जीत दिला पाएंगे? दिनेश से जानेंगे। दिनेश, तमाम चीजें हैं यहाँ पर कन्हैया कुमार के पक्ष में नजर आ रही, लेकिन अगर विपक्ष देखा जाए, बीजेपी लाएगी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का जिक्र करेगी, जेएनयू कांड का जिक्र करेगी, यहाँ पर ध्रुवीकरण यहाँ पर जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। कन्हैया को लेकर के क्या चीज भारी पड़ेगी? हाँ, देखिए, कन्हैया कुमार जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके राजनीतिक डेब्यू की बात की जाए तो बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो कि 2022 में शुरू हुई थी उसकी बात कर लिया, भारत जोड़ो नई यात्रा की बात करें, दोनों यात्राओं में कन्हैया कुमार प्रमुख नेता के तौर पर वहां पर साथ नजर आए हैं और इसी का उनको कहीं ना कहीं प्रतिफल मिला है कि टिकट दी गई है उनको लोकसभा चुनाव की। लेकिन ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार रहे यहाँ पर मनोज तिवारी लगातार तमाम मुद्दों पर यहाँ राजनीति करते हुए नजर आएंगे। कन्हैया कुमार का एक लूज पॉइंट ये है कि तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे अनुराग ठाकुर की बात कर ली जाए, चाहे मनोज तिवारी की बात कर ली जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताते हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से जो जेएनयू के दंगे हुए थे उस दौरान भी कन्हैया कुमार का नाम प्रमुखता से सामने आया था। इस स्थिति में यहाँ पर कन्हैया कुमार कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की छवि को प्रभावित करेगा और जाहिर तौर पर इससे मतदाता प्रभावित होंगे। लेकिन यदि कन्हैया कुमार की जगह मेरा ये मानना है कि किसी अन्य कैंडिडेट को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाता तो परिणाम कुछ विपरीत हो सकते थे। बिल्कुल, यहाँ पर कन्हैया की तुलना में अगर अन्य किसी को प्रत्याशी बनाया जाता, उम्मीदवार बनाया जाता, तो उम्मीदवार जो बदलता, उम्मीदवार जो अलग होता, तो निर्णय यहाँ जनता जो लेती, मत एक
यहाँ पर मतदाता के तौर पर, और फिर जब मतगणना होती तो परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। लेकिन अब देखना है यहाँ पर कि जब यहाँ पर जनता अपना मत डालेगी तो किस पर ज्यादा भरोसा जताएगी, अपने ही यहाँ के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी पर या फिर नए चेहरे पर, मुखर चेहरे पर, कन्हैया कुमार पर। आप अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाता हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं, किसका चयन करेंगे? किसको बेहतर नेता मानते हैं? किसको अपने क्षेत्र के लिए विकास करने वाला मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।